जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथमेटिक्स के टॉप रिपीटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है मैथ्स पर। इससे पहले मैंने मैथ्स की आपको स्ट्रेटजीज बताई, आपका सिलेबस किस तरीके से कवर अप करना है, आप कहाँ से पढ़ सकते हो। और फिर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो जाके देखना। उसमें मैंने यहाँ तक कि बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता और आप वर्बली कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हो मैथ्स में, तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आपको सबसे पहले ये जानना होता है आपका सिलेबस एंड देन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो वो नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियो देखना। आज मैं ये लेकर आई हूँ एक मॉक टाइप का, कह सकते हो आप लोग, मॉक कह सकते हो। इसमें मैंने क्वेश्चंस ऐसे रखे हुए, मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी उसको मैं डीपली समझाऊंगी। मैं मतलब उसके रूल्स, उसके फॉर्मूलाज, आप किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है मतलब मैथ्स के एग्जाम में। आप किस तरीके से मैथ्स में 7 to 8 मार्क्स की मैथ्स आती है, 7 to 8 में से आप ईजिली आउट की तो मैं इस तरीके से बात करूंगी जो आपने ढंग से पढ़ा होगा, बट ईजिली आप 5 to 6 गेन कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। बट आपको यह है कि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। और मेन हो जाता है रागा के सेक्शन में कि 30 क्वेश्चंस एंड 25 मिनट्स। तो ये हमारे लिए एक टफ चैलेंज सा हो जाता है करना, क्योंकि इसमें रीजनिंग एंड मैथ्स एंड जीके जीएस होती है। तो जीके जीएस तो इजीली हो जाती है, बट मैथ्स एंड रीजनिंग में थोड़ा सा हमें टाइम टेकिंग हो जाता है, क्वेश्चंस तो लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको करना, मैं ये भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको एग्जाम में लगानी है, ताकि आप इजिली टाइम के रहते आप अपने एग्जाम को कवर अप कर लो, ठीक है। मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैं आज करवाने क्या वाली हूँ। देखो, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, ये है परसेंटेज पर बेस्ड। सेकंड क्वेश्चन एवरेज, थर्ड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पर, फोर्थ क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। इस टाइप से जितने भी हमारे चैप्टर्स है ना, मैंने वो सारे क्वेश्चन रखे हुए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि अभी से अगर आप बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ोगे ना, तो दिस इज एन ऑनेस्ट रिव्यू लाइक दैट, कि मुझे जो लगता है कि अभी आप अगर शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ोगे तो फिर शायद ही आप कंप्लीट कर पाओ सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 40 to 45 डेज बचे हुए हैं एंड लास्ट के डेज में नहीं पता चलता, हमें सिर्फ अब रिवीजन प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी आपका 60 to 70% सिलेबस कवरअप है, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, आप बढ़ जाओ मॉक की तरफ। लाइक जो मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ, आप ये मॉक की तरफ में समझ सकते हो कि मैं इसमें सारे टॉपिक्स को मिलाकर क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। डीपली समझाऊंगी, फॉर्मूलाज किस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक में करना चाहिए। तो चलो फिर पहले शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है परसेंटेज पर बेस्ड है ये, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। और वैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग ये मत समझना कि इंग्लिश में है, बट ये जो हमारी टाइपिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, यानी जिसे कहते हैं कैंडिडेट्स, थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों, मतलब टोटल जो वोट मिले हैं का 60% मिला और वो 4000 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या है? मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जैसे एक चुनाव में दो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो खड़े होते हैं, ठीक है, दो लोग खड़े होते हैं। तो जीतने वाला जो जीता ना, उसको टोटली 60% मिला वोट का, ठीक है। और जो टोटली है वो 4000 वोटों से जीता, यानी उसे 60% वोट मिले हैं तो वो जीत गया। उसे टोटली 4000 वोटों से वो जीता है। तो हमें ये बताना है कि जो कुल हमारे वोट थे, यानी हमें टोटल वोट जो है वो हमें बताना है वो था कितना, ठीक है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व, तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा जगह है नहीं, बट मैं इस टाइप्स में समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये मानना क्या है, हमें सबको पता होता है पहले टोटली जो वोट होते हैं वो हमारे होते हैं 100। जैसे बड़ा हो जाएगा, 1 मिनट रुको, आप छोटा ही करना पड़ेगा मुझे। टोटली हमारे जो वोट होते हैं वो टोटली 100% वोट होते हैं, ठीक है। हमें क्या बताया गया है, तो जीतने वाला है उसे 60% वोट मिला है, ठीक है। तो हम ये डिवाइड करके निकाल सकते हैं, माइनस करके निकाल सकते हैं ये, कि टोटली जब 100 वोट होते हैं, जीतने वाले को 60 मिला है, तो हारने वाले को मतलब है कि 40 वोट ही मिले होंगे, राइट। यानी जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40 वोट मिले। अब हमें क्या करना है, मैं नीचे कर करके आपको समझा रही हूँ, अब बस क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा।
अब हमें एक निकालना क्या है कि पहले ये देखो कि दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें टोटल वोट निकालना है। तो सबसे पहले हमें दोनों का डिफरेंस देखना होगा, यानी जो जीतने वाला है उसे 60% वोट मिले, हारने वाले को टोटली 40% वोट मिले, यानी इनका डिफरेंस कितना है, 20% वोटों का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, राइट। 20% वोट का डिफरेंस। अभी तक हमने क्या चीजें देख ली कि टोटली जीतने वाले को 60% वोट मिले, हारने वाले को 40% वोट मिले, और हमारा डिफरेंस दोनों का क्या निकला है, ये निकला है टोटली 20% वोट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया है कि जो 20% वोट है ना वो 4000 है। वो मुझे कैसे पता चला, अब मैं ये हटा देती हूँ, ठीक है। देखो हमें ये बताया, हमने ये देखा कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 20% हमारा निकला, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो 4000 वोटों से जीता, इसका मतलब है कि जो 4000 वोट है ना वो हमारे 20% है। एक सेकंड, 4000 है ना यहाँ, 4000 वोट बराबर 20%। क्यों, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस निकला वो तो 20% का निकला ना, 60 माइनस 40, 60 जीता 40 हारा, तो दोनों का डिफरेंस क्या निकला, 20%। 20% हमें क्या दिया गया है कि वो 4000 वोटों से जीता है, तो मतलब वो 20% ज्यादा लिया, और जो 20% ज्यादा लिया वो टोटली कितने हैं, 4000 वोट हो गए। तो यानी इससे हमें पता चला कि जो हमारा 20% है वो है टोटली 4000 वोट, राइट। तो अब हमें इतना पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि टोटली वोट कितने थे, यानी हमारे 100% वोट थे कितने, हमें वो फाइंड करना है। तो हमें करना क्या है, बस 4000 को रखो ऊपर, उसके बाद नीचे हमने कितने परसेंट का था, ये 20% था। एक सेकंड मैं नीचे और करती हूँ, ठीक है। हम टोटली रखेंगे 4000 को इस तरीके से ऊपर, नीचे हमारा 20% वो वोट था, 20% एंड मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें टोटली वोट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गए, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10 एंड हमारा 5 4 जा 20, यानी ये टोटली निकला 20,000। यानी टोटली हमारे वोट कितने थे, 20,000 वोट थे। इसमें 60% उसे मिले जो जीत गया, 40% उसे मिले जो हार गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना मिला, 20%। और 20% हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो जीता है ना उसे टोटली 4000 वोट से जीता है, यानी उसको 20% एक्स्ट्रा मिले, और वो थे हमारे 4000 वोट। और 4000 वोट को हमने 20 से डिवाइड किया, क्योंकि वो उतने से ज्यादा से जीता था, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर हमारा जो आंसर निकला है वो निकला है टोटली 20,000, यानी हमारा जो टोटल वोट था वो था 20,000। मैं बेशक थोड़ा आराम से पढ़ा रही हूँ, लेकिन बट मेरा मोटिव ये है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है हैंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। ये है एवरेज 11 खिलाड़ियों और उनके कोच की जो औसत आयु, मतलब जो एवरेज एज है, यानी टोटली 11 में खिलाड़ी दिए गए हैं, और प्लस में उनके कोच, यानी कोच एक होता है, कोच की जो औसत आय है वो टोटली हमें दी गई है 24 ईयर दी गई है, ठीक है, 24 वर्ष दी गई है, 24 ईयर दी गई है। यदि कोच की आयु को हटा दी जाए तो औसत जो आयु है वो 1 वर्ष कम हो जाती है। अगर यहाँ से हम कोच को 11, मतलब ये टोटली हो गए 12 की, समझो 24 है, अगर यहाँ से हम एक यानी कोच को माइनस कर देते हैं तो जो 11 की जो औसत है ना वो दिया हुआ है 23, ठीक है। अभी तक का औसत 24 था, और उसे हटाने के बाद जो जो एक वर्ष कम हो जाता है, तो कोच की आयु क्या है, मतलब ये हमें ये बताना है कि मेनली हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो कोच की जो आयु है वो कितनी है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि एवरेज जो वर्ष है सबका, यानी 11 + 1 जो हमारा कोच है उसको मिलाकर 24 वर्ष है टोटल, ठीक है। उसके बाद अगर कोच को हम हटा देते हैं तो हमारी जो औसत आयु जो है वो 1 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है, यानी ये वर्ष है ना, इसका 1 वर्ष यानी ये 23 हो जाएगी। तो कोच की जो एज है वो क्या है, हमें वो बतानी है। देखो अब मैं इसे आपको समझाऊं तो सबसे पहले हमारे पास 11 खिलाड़ी हो गए, प्लस में एक कोच हो गया, तो ये टोटली कितने हुए, 12 लोग हुए। मैं हिंदी में लिख रही हूँ क्योंकि हिंदी की मेजोरिटी ज़्यादा होती है, और मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो टोटली 12 जो हमारे हैं उनकी जो टोटल एज दी हुई है वो कितने दी हुई है, 12 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो यहाँ पे क्या है, टोटली 24 वर्ष है, ठीक है। तो अगर हमें इनकी टोटली एज निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय करके, क्योंकि जो हमारे 12 लोग हैं उनकी जो एक एक की एज है वो 24 दी हुई है, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। तो ये हमारा, एक सेकेंड यार नीचे मैंने मिटाया नहीं, ये हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 24 इट्स
12 2 144, हाँ ये हो जाएगा 288। ठीक है, ये हो गया हमारा 288। कितनी निकली टोटली? जो 12 बंदे थे ना उनकी सबकी एज क्या है? 288 है। टोटली मिलाकर उनकी एज कितनी है? ठीक है, हमें किसकी निकालनी है? हमारा फोकस होना चाहिए उस पर जो हमारा कोच है ना उसकी एज। तो अभी हमने 12 बंदों की निकाल ली कि एज हमारी इतनी है 288। अब हमें क्या करना है कि इसमें बताया गया है कि कोच के जाने के बाद कोच का हमें एज निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे कोच के जाने के बाद टोटली हमारे पास 11 बंदे बचे। ठीक है, उनकी नई एवरेज एज क्या होगी? अब हमें वो फाइंड करनी है। तो टोटली 24 वर्ष की थी, उसमें से एक माइनस कर दिया, बचे हमारे 23 वर्ष। जब 23 वर्ष बचे तो इसको भी आपको सेम ऐसे ही एवरेज एज निकालनी होगी। तो हम 11 मल्टीप्लाई बाय 23 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1110 या ये हो जाएगा हमारा 253। ठीक है, 253 हो जाएगा। यानी इनकी जो देखो अभी टोटली जब 12 इंसान थे तो 288 इनकी एज निकली। ठीक है, अब 11 इंसान हुए, उनकी मल्टीप्लाई बाय 23 से करेंगे क्योंकि एक इंसान चला गया तो उसका एक वर्ष कम करवा रहे हैं। ठीक है, तो निकली 253। और जब आपने इतना निकाल लिया है, तो अब क्या इसमें क्या है? पहले की जो एज थी यानी जब 12 इंसान थे तो उनकी निकली हमारी 288 निकली थी। ठीक है, 11 इंसान हुए तो उनकी हमारी निकल गई 253। तो हमें कोच की तो एज बतानी है, इन दोनों को माइनस कर दो। 288 मल्टीप्लाई बाय 253, ये हो जाएगा 8 3 मतलब 5 6, ये हो गई हमारी 36। हाँ 36। तो यानी जो हमारी कोच है ना, हमारी कोच की जो एज है वो है 36। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार रिव्यू करके वापस से मैं बताती हूँ, एक बार रिकॉल करवाती हूँ आपको। पहले ये सारी चीजें मैं हटा के बताती हूँ। ये हो गई हमारी आंसर डी हो जाएगा। इसमें देखो पहले मैं वर्बली बता रही हूँ। हमें टोटली जो हमें दिए गए थे जो खिलाड़ी, वो टोटली 11 खिलाड़ी थे। ठीक है, उनमें एक कोच था। इनको मिलाकर टोटली 12 लोग हुए। 12 लोगों की जो हमें टोटली एज दी हुई थी वो 24 वर्ष जो उनकी एवरेज एज थी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ा? 12 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 24 से, जो निकला 288 वर्ष। ठीक है, उसके बाद कोच के जाने के बाद उसने क्या बोला कि यदि कोच की आयु हटा दी जाए तो औसत जो है वो, ये देखो, यदि कोच की आयु हटा दी जाए तो जो औसत है वो 1 वर्ष कम हो जाता है। यानी अगर 1 वर्ष कम होता है औसत, तो यानी औसत अभी जो 24 है तो वो हो जाएगा 23 वर्ष। और जब हम 11 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आया 253। और जब 288 253 को माइनस कर देंगे तो हमारे कोच की जो एज है वो आ गई 36। राइट। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब एक इंसान की एवरेज एज 23 एंड 24 है तो हमारे जो कोच होते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है यार 36 के अराउंड तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये है नॉर्मल क्वेश्चन जो कि एवरेज के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा क्योंकि मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये क्वेश्चन जब हम खुद से करते हैं ना, और अगर आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, आपको फॉर्मूलाज पता चल जाते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाता है कि इसको मुझे करना कैसे है, तो ये क्वेश्चन 40 to 45 सेकेंड्स में हो जाते हैं। बट आपको मैथ्स में करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको जो टेबल होती है ना, आपके जुबान पे ना यू रटी होनी चाहिए। अभी हम लोग करते हैं ना, हमारा यह है कि हमारा माइंड में ऐसे चलता रहता है, हमें मतलब 10 से 12 सेकंड में मैं किसी भी मैथ्स को सॉल्व कर देती हूँ। मैथ्स के मतलब उसको चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे माइनस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें हाथ का यूज नहीं करना पड़ता, हमें ये नहीं करना पड़ता कि 12 इंटू में 13 करें तो जाके हमें पता चलेगा। ठीक है, हमें ये नहीं करना पड़ता। तो ये होता है आपकी प्रैक्टिस जब होती है। ठीक है, ये आपके साथ भी हो जाएगा, जब आप मैथ्स को करते जाओगे ना, तो आपके माइंड में ऐसा हो जाता है कि तुरंत ही अपनी माइंड से, अगर आपके पास ये है, अभी भी ये पावर है, तो फिर ये है कि आपको वो प्रैक्टिस से आ गई है, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम में बेनिफिट हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें छोटी छोटी टेबल्स को वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका टाइम टेकिंग वही तो लेता है टाइम। या तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, तब तो फिर आप उसमें तुक्के मारोगे, सोचोगे, तब उसमें आपका टाइम जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपको मल्टीप्लिकेशन में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, डिवाइड में दिक्कत हो रही है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। ठीक है, तो ये है कि आपको स्क्वायर, ठीक है, 20 तक मिनिमम, एंड क्यूब 20 15 to 20 तक इसको क्यूब कर लेना, वैसे 20 कर लेना, बट 15 भी हो जाता है, कोई बात नहीं। एंड टेबल भाई 25 तक करो टेबल। ठीक है, आज के टाइम पे 20 मतलब कुछ नहीं है, 25 तक टेबल करो कम से कम।
ठीक है, तब जाके आप मैथ्स को बहुत जल्दी करने वाले हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी तक मैंने एवरेज करवा दिया एंड परसेंटेज करवा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का जो रुपीज है वो टोटली 720 में बेचने पर 10% की हानि यानी लॉस होता है। देखो कोई वस्तु है, उसका जो रेट है वो है 720, ठीक है, बेचने पर 10% की हानि यानी लॉस होता है, यानी 10% का हमें क्या हो गया, हमें लॉस हो गया बेचने पर उसे, ठीक है। उस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या है, यानी अगर हमें उसी वस्तु पर 20% का लाभ कमाना है तो हमें उसे कितने में बेचना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस क्या है, सीपी दिया हुआ है हमें, कॉस्टिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस क्या बताया हुआ है हमें वो निकालना है, ठीक है। तो हम उसे कितने में बेचे तब जाके हमें 20% का लाभ होगा, जबकि अभी हमें 10% का नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता चल गया कि हमारा टोटली जो रुपीज है, आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे जो आपकी शीट मिलेगी उसमें लिखो टोटली रुपीज 720। हमें लॉस कितने का हो रहा है, लॉस टोटली हमें 10% का हुआ, यानी हमारा जो एसपी है यानी जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 90% है। अब ये मुझे कैसे पता चला, वो ऐसे पता चला क्योंकि हमारी जो, देखो एक सेकंड ये हटाऊं, हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है ना वो हमेशा 100 होती है, और अगर हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसमें हमें 10% का लॉस हुआ है। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का मतलब ये, कॉस्ट मतलब हो जाता है क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस का मतलब हो जाता है विक्रय मूल्य। मतलब कॉस्ट का मतलब हो जाता है कि खरीदना, और सेलिंग का मतलब हम जब बेचते हैं, ठीक है। तो आप इतना तो इंग्लिश में याद रखना, क्रय विक्रय नहीं हो पाता एग्जाम में, ठीक है। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो हम खरीदते हैं और जो हमारे पास वस्तु होती है, उसका हमेशा 100% होता है। अब हमारा सेलिंग प्राइस में 10% माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कितना हुआ टोटली, सेलिंग प्राइस हमारा टोटली 90 हो गया ना, क्योंकि हम लॉस कर रहे हैं 10%, तो हमें 100 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने ये डायरेक्ट ही आपको बता दिया कि यहाँ पे जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 90 है। किसका, सीपी का 90 है ना, क्योंकि सीपी हमारा 100 होता है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है कि अगर हम इसे 20% लाभ में, हम मतलब इसका अगर हमें अपनी जो इसको हमें प्रॉफिट लेना है हमें वस्तु का, तो 20% अगर हम प्रॉफिट लेते हैं तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस गेस करनी है, मतलब निकालना है कि हमारे उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। अभी 720 है तो हमें लॉस हो रहा है 10% का, तो आगे 20% का लाभ हो उसके लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमें वो निकालना है। तो इतना हमें पता चल गया, ये हमारा एसपी क्या निकला, वो टोटली 90 निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले हम क्या रखेंगे, जो हमारा मेन है, जो मतलब हमारी कॉस्ट है, उसके बाद हमें यहाँ पे, यानी ये क्या हो गया, ये टोटल कॉस्ट हो गई, और नीचे हम लिख देंगे हम एसपी, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, या आप ऐसे मत करो, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, 0 0 काटने पे। ये देखो 90 हो गया 100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7200 हो जाएगा ना, एक सेकेंड, हाँ ये 00 1 1 000, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 90, तो 9 8 72 होता है, यानी ये हो जाएगा 800, ठीक है। तो ये हमारा निकला क्या, ये हमारा कॉस्ट प्राइस का निकला कि इसका जो मेन प्राइस है ना वो 800 है, इसका मेन प्राइस, क्योंकि हम 720 में बेच रहे हैं तो हमें 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% का लॉस हो रहा है, 10% का जो हमें लॉस हो रहा है ना, उसमें यही है कि हमारा जो इसका जो मेन एक्चुअल प्राइस है ना वो है 800, ठीक है। अब मैं ये हटा देती हूँ क्योंकि ये बहुत, इसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी स्लाइड में। तो हमारी जो मेन जो हमारा है वो 720 है, और जो हमने अभी निकाला वो निकला हमारा, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी निकली 800 अभी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अगर हम 20% इसमें प्रॉफिट करते हैं, यानी हमें क्या निकालना है, अब हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले उसका कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो यानी हमें निकालना क्या है, न्यू एसपी, यानी न्यू सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, न्यू जो हमारा विक्रय मूल्य है वो निकालना है। तो 800 अभी हमारा एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखो कोई भी जो सीपी होती है या कोई भी एसपी होता है वो 100% होता है, ठीक है। उसी में हम
10% ज़्यादा या 10% कम करते हैं, तो इसमें हमें 20% ज़्यादा करना है, तो हम इसे 120% ज़्यादा कर देंगे, मल्टीप्लाई 120 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 100% तो हमारी एक्चुअल प्राइस है, बट हमें 20% उसमें लाभ कमाना है ना। अगर हमें 20% प्रॉफिट कमाना है तो हम उसे 120 कर देंगे, और इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारी क्या आती है, वो आती है 960। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं इसे और आपको समझाऊं तो देखो 960 आंसर आ गया कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आया है, बट मैं इसे थोड़ा सा और वर्बली में समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा जो एक्चुअल प्राइस है किसी चीज का वो 720 है, ठीक है, उसमें हमें 10% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमें ये पता चल गया इसमें कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ना 90% है। क्यों? क्योंकि 10% का हमारा लॉस हो रहा है ना। जो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है, चाहे वो सीपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो, हम हमेशा उसे 100% ही मानते हैं, तभी हम इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें 10% की हानि हो रही है, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस 90 है। उसके बाद उस वस्तु पर अगर हमें, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल रेट है क्या, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि किस तरीके से हमारा कितने रेट की हानि हो रही है। तो हमने निकाला कि एक्चुअल रेट हमारा निकला 800, ठीक है, तो उसमें हमें 20% का फायदा करना है, तो 800 में मल्टीप्लाई हम 120 कर देंगे, क्योंकि 100 एक एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्चुअल प्राइस निकल जाएगा, फिर हमें फायदा कहाँ से होगा, हमें 20% का फायदा लेना है, इसलिए हम इसे 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 120 से मल्टीप्लाई करने पर ये निकल गया 960, राइट। एंड 120 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में करना है, ठीक है ना, 120 से वैसे मल्टीप्लाई मत कर देना, परसेंटेज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 960, ए ऑप्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये है सिंपल इंटरेस्ट पर, जिसे कहते हैं हम साधारण ब्याज, एसआई। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी यानी डबल हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर यानी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या। अच्छा भाई, इतनी शुद्ध हिंदी है ये। कोई धनराशि मतलब कोई जो धन है हमारा, कोई कॉस्ट है, उसकी जो ब्याज है यानी उसका जो इंटरेस्ट है वो 5 साल में डबल हो जाता है। ठीक है, यानी कोई हमारे पास जो पैसा है हमारा, उसको 5 साल में वो डबल हो जाता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो 5 साल में डबल हो जाता है। ठीक है, तो उस ब्याज यानी उसका जो इंटरेस्ट है उसकी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी उसका एनुअल रेट, हमें वार्षिक दर यानी वो हर साल में कितने % बढ़ता है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें हमें मान लो हमारे पास कोई भी हमारे पास मान लो 100 रुपीज है। ठीक है, ये 5 साल बाद ना दुगनी हो जाती है, यानी 5 साल बाद ये दुगनी हो जाती है, यानी 200 हो जाती है। तो हमें इसमें ये बताना है कि हर साल कितने % ये बढ़ रही है। वैसे तो इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 100 में 5 साल बाद हो रही है, तो मतलब ये 20% हर साल बढ़ रही है, तो ये नहीं है। बट ऐसे नहीं कर सकते ना हम क्वेश्चन को सॉल्व। ये तो इस जो मैंने आपको इजी सा एग्जांपल दे दिया, आपको इसमें समझ में आ गया, बट क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है कि ये किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको हर चीजों में मानना होता है। ठीक है, मैथ्स मतलब माना हर चीजों में। मूलधन मतलब जो हमारा एक्चुअल प्राइस होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। माना जो हमारा प्रिंसिपल है, मैं इंग्लिश में पी लिख रही हूँ, ठीक है, वो माना जो हमारा प्रिंसिपल है वो पी है, जो सब लोग एक्स मानते हैं, मैं प्रिंसिपल को पी ही मान लेती हूँ। ठीक, माना जो हमारा जो मूलधन है वो पी है। ठीक है, 5 साल बाद इसका जो अमाउंट हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका 5 साल बाद अमाउंट डबल हो जाएगा। उसने डबल की बोला है ना, ये देखो, वही तो मैं सोचू कैसे 5 कैसे हो गया। ये देखो इसने क्या बोला, ये हर 5 साल बाद ये डबल हो जाता है, तो हम क्या मानेंगे कि 5 साल बाद हमारा एक्चुअल प्राइस पी है, 5 साल बाद ये 2p हो जाएगा, डबल हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमें इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है एसआई यानी साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या करना है, हम पहले करेंगे 2p माइनस p बराबर p। अब ये कैसे हुआ, 5 साल बाद हमारा क्या निकला, 2p निकला। आज के एक्चुअल रेट क्या है, हमारी p है, माइनस करेंगे सिंगल p बचा ना, 2p में से एक p माइनस करेंगे सिंगल p बचा। तो अभी हमारा जो SI क्या निकला, वो निकला हमारा p। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो, हमारा SI क्या निकला, वो निकला हमारा p। अब उसके बाद SI का आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। SI फॉर्मूला होता है p इंटू r इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन में 100।
तो इसमें अभी हमने क्या निकला, P हमारा निकला P ही था, सिंपल P, ठीक है। तो हमारा SI क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय R। हमें रेट भी नहीं पता, अभी हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। कितना टाइम दिया हुआ है, हमें 5 साल का टाइम दिया हुआ है, ये देखो 5 वर्ष। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 वर्ष अपॉन में 100 का 100 रह जाएगा एज इट इज। उसके बाद अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, हमें उसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी उसके हमें ब्याज निकालनी है, यानी उसका हमें रेट निकालना है, ठीक है, इंटरेस्ट निकालना है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू, अब ये देखो ये P तो हमारा निकल चुका है, तो इसे तो हम हटा देंगे, यानी इसे हम यहाँ पे ले आएंगे। सबसे पहले यही लिखो, P बराबर में R इज इक्वल टू 100, ये रहा ना अपना, ये यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड में, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है ना, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 100, और जब नीचे आएगा तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पता होगा कि जैसे आपस में जब ये सामने ऊपर नीचे यहाँ पर है ना, तो यहाँ इसके बाद ये 100 ऊपर चला जाता है, और जब डिवाइड करने लगता है तो 5 नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 100 अपॉन में 5, तो ये काट देंगे, तो ये हमारा टोटली कितना आया, 20% क्या आया, हमारा रेट आया, रेट यानी हमारा इंटरेस्ट आया, समझो, ठीक है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो निकला 20%, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक आध क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा। A रेशियो B दिया हुआ है हमें 2:2:3, B रेशियो C दिया हुआ है 4:5। A, B और C क्या होगा, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम A रेशियो B रेशियो C हमें निकालना है। तो A B दिया हुआ है हमें 2:3, ठीक है। B C दिया हुआ है हमें, अभी हमें A C नहीं दिया ना, 4:5। तो हमें C के नीचे क्या लिखना है, 4:5। तो इसमें ऐसे ही दिया हुआ है ना, ये देखो 4:5। इसमें क्या करना होता है ना, जैसे ये हमारा 3 है ना, इसके बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमें इसे एज इट इज यहाँ पे लिखना होता है 3, और इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो इधर हम एज इट इज लिख देंगे 4, ठीक है। उसके बाद आपको इसको काट देना है, 4 3 4, यानी ये हो जाएगा टोटली 3 and 3, 3 2 6, 3 9, 18, बट ये से ये कट जाएगा, हाँ। तो ये देखो ये टोटली हमारा निकलेगा, यानी हमें इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, A रेशियो B हमें क्या दिया हुआ है, 2, ठीक है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा B रेशियो C क्या दिया हुआ है, B रेशियो C दिया हुआ है 4:5। अब इसमें हमें क्या करना है, इसे में हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे, हमें देखो इसमें सबसे पहले हम B का जो मान है ना, हम दोनों एक जगह बराबर करने के लिए सबसे पहले हम माइनस करते हैं, ठीक है। अगर A और B को बराबर करने के लिए हम सबसे पहले माइनस करते हैं। देखो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, एंड फिर सेम B को भी करना पड़ेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसका भी रेशियो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों तरफ हमें, इसमें भी मैंने 4 लिया, इसमें भी 4 लिया, इसमें भी 3 लिया, इसमें भी 3 लिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो है वो रेशियो बराबर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, यानी ये हो जाएगा 8 रेशियो 4 3 12, 8:12, और ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 रेशियो 5 3 15। तो ये निकल जाएगा हमारा 12:15, और ये निकल जाएगा 8:12। तो ये हमारा टोटली, अगर हम इसकी बात करें, एक सेकेंड, अगर हम टोटली बात करें तो हमारा जो निकला है वो A रेशियो B हमारा क्या निकला, 8:12, B रेशियो C क्या निकला हमारा, 12:15। तो अब अगर हमें A रेशियो B रेशियो C निकालना है, तो वो हो जाएगा हमारा 8:12:15, ठीक है। ये देखो 8 12 8 12, देखो B, ये देखो ये मैंने यहाँ पे 4 and 3 क्यों लिया था, क्योंकि B का जो रेशियो है ना वो मुझे सेम करना था, तभी तो हम B और C निकाल पाएंगे ना।
तभी हम तीनों निकाल पाएंगे। तो बी का रेशियो सेम करना पड़ा, इसलिए मुझे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये कंफ्यूजन में मत रखना कि मैंने किस तरीके से 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसलिए 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर आ जाए। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो है हमारा 8:12:15, ठीक। ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा हमारा, राइट। तो अभी टोटली हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। तो अभी इस 5 क्वेश्चन पर हम आज एंड करते हैं, वरना इसके बाद अभी हमारे 6, 7, 8, 9 और 10 यानी टोटली हमारे पास मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे। अभी मैंने 5 ही क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें हमने किया है परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बट आगे हम करने वाले हैं टाइम वर्क, उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, नेक्स्ट है मेंसुरेशन, और लास्ट है सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 होने वाला है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर ज़्यादा लंबी ठीक नहीं होती। आप बस पहले इन 5 क्वेश्चन को देखो, और मेरा मतलब सिर्फ इतना है इन सबको करवाने का। देखो मैंने ये चीज़ें सोची, जैसे आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था कि पूरी डिटेल में मतलब चैप्टर्स को शुरू से लेकर लास्ट तक करवाओ। बट अभी मैंने जो चीज़ें एग्जाम में देखी है, जो इम्पोर्टेंट PYQs के क्वेश्चंस है, ठीक है, PYQs के जो क्वेश्चंस है ना, अभी आप वो करो। आप ये समझो कि क्वेश्चन किस टाइप्स में आते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल में समझनी है ना, तो देखो मैं तो ये कहूँगी कि आप डिटेल में ना तो किसी टीचर से जाके पढ़ लो। अगर आप RWA से पढ़ते हो तो भी बढ़िया है, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग जाओ और CDA से पढ़ो। रॉबिन सर ने बहुत ही अच्छे से मैथ्स को करवाया हुआ है, ठीक है, अगर आपको डिटेल में करनी है तो। देखो मैं अपने चैनल पर ना क्या करवाने वाली हूँ, मैं ये करवाने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जो PYQ बेस्ड रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया था, ये सारे जो क्वेश्चन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अभी मैं नेक्स्ट जो पार्ट शूट करूँगी उसमें मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे ए किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 18 दिन लेगा, तो इसी में आ जाता है कई बार कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन लगेगा। या किसी का नया निकालो कि ये अगले में कितने दिन करेगा, दोनों का मिलाकर कितना होगा, या अगर ये कोई काम छोड़ देता है तो बी को कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आपको ना टाइप्स करवा दूंगी, ठीक है ना, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको टाइप्स करवा दूंगी। जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बिल्कुल तसल्ली से, मतलब आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रह जाए, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा में लगता है कि नहीं आप मुझे ये चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए इसमें, तो आप मुझे बता देना ताकि मैं आगे उन चीज़ों का ध्यान रखूँ, ठीक है। और अभी आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 to 10 तक सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसमें मैंने सारे अलग अलग टॉपिक्स को कवर करवाया है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।